Hello student, welcome to Mother Swagender College online classes. Good morning to all of you student. Today again we are going to start grammar. In grammar we had started direct and indirect speech. But today I will teach you exclamatory sentence. Exclamatory sentence. All of you know about the definition of exclamatory sentence. Do you know exclamatory sentence? I hope you know in this sentence because I have already told this sentence in predicate part. Yeah, टाइप ऑफ सेंटेंस. बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयादि, इसकी हिंदी जो होती है विस्मयादि बोधक वाक्य होता है और इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट होता है. आप इसमें जानते हैं इसका जो रूल्स होता है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे एक रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सीधे सीधे ये कहिए इसमें जो सेड होता है सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं और जो इसमें कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता है वो आपका कंजंक्शन दैट होता है. तो इस तरीके से ये सेड को एक्सक्लेम्ड में और कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है. अब यहाँ पे देखा जाता है इसका नियम ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलास, हुर्रा, ब्रेव आदि का प्रयोग हो तो भावानुसार प्रयोग, भावानुसार exclaimed with sorrow for alas and exclaimed with joy for hurrah and brave and exclaimed with praise for brave और exclaimed with brave. क्योंकि ब्रेव के लिए हम ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली जो है इसके लिए जब सेड आता है, क्योंकि सेड को हम किस में बदलते हैं, सेड को हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड में, exclaimed
इसक्लेम्ड में बदलते हैं, और जब ब्रेव आता है तो इसक्लेम्ड विद सारो भी लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे हम एक शब्द इसक्लेम की जगह हम यहाँ पे एप्लाउडेड शब्द लिख करते हैं, एप्लाउडेड, एप्लाउडेड, और फिर इसके बाद में सेइंग दैट, दैट कंजंक्शन हो जाता है, या फिर हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एलास के लिए तो इसक्लेम विद सारो हो जाता है, और हुर्रा के लिए इसक्लेम विद जॉय लिखा जाता है, लेकिन ब्रेवो के लिए, ये ब्रेवो के लिए जनरली सेड को हम एप्लाउडेड में बदलते हैं और सेइंग दैट लगा के आगे वाक्य को जोड़ते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से इसके नियम होते हैं, हम इस नियम को हल करते हैं। एक इसमें एक तो ये फंक्शन होता है कि हम इलाज हुर्रा ब्रेव वाला वो स्ट्रक्चर होता है, दूसरे स्ट्रक्चर कभी कभी होता है कि अगर वो हाउ व्हाट या हाउ से शुरू, कभी कभी व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। जब वो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं तो हम सीधे सेड को किसमें बदलते हैं, सेड को इसक्लेम्ड में, सेड को इसक्लेम्ड में, और कंजंक्शन लगा करके, कंजंक्शन दैट लगा करके दैट से आगे वाले वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम देखेंगे, पहले हम इलास और हुर्रा से लिखेंगे। जैसे हमने कहा he said comma inverted comma alas alas I am ruined, alas I am ruined। तो बच्चों ये इस तरीके से सेंटेंस है, इसको हमें जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए इसमें एलास आया हुआ है और इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ही exclaimed, ही exclaimed, और exclaimed के बाद में कंजंक्शन, हाँ चूंकि एलास आया हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, exclaimed with sorrow, कि he exclaimed with sorrow that, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। अब इसको नियम अनुसार चेंज करेंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट में ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया हुआ है इसलिए ही की इसकी एम की जगह क्या हो जाएगा, वाज होंगे। तो बच्चों ये इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट होता है। और जैसे दूसरा वाक्य हम कहते हैं कि द कैप्टन सेड ब्रेव you have won the match। ये बच्चों इस तरीके से कैप्टन से ब्रेव यू हैव वन द मैच, यानी यहाँ पे ब्रेव शब्द आया हुआ है। अभी मैंने ब्रेव शब्द के लिए क्या बताया है कि ब्रेव के लिए एप्लाउडेड शब्द लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं द कैप्टन, सॉरी एप्लाउडेड। अब यहाँ पे सेइंग दैट, अब ये इतना बचा हुआ है, इसको चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि द कैप्टन सेड, यानी कप्तान ने कहा, ब्रेव यानी शाबाश, यू हैव वन द मैच, आपने मैच जीत लिया। इसका मतलब यदि कैप्टन ने खिलाड़ियों से कहा,
खिलाड़ियों से कहा, और ये प्लूरल नंबर खिलाड़ी बहुत सारे, अकेले तो कोई लड़का जीतेगा नहीं कोई खिलाड़ी, तो इस यहाँ पे इसका मतलब है कि प्लूरल नंबर का प्लेयर्स की बात आई, तो ये प्लेयर यूज सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में हम प्लूरल नंबर का मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में दे हैड वन द मैच। तो बच्चों ये हम इस तरीके से इसको हम बदल देते हैं। कभी कभी वाक्य जो होते हैं कि वो दूसरे टाइप से भी आ जाते हैं, दूसरे टाइप का मतलब WH वाले वाक्य कभी कभी होते हैं, तो हम WH वाले वाक्यों को इस तरीके से हम चेंज करेंगे। जैसे कभी कभी ये याद आता है द फादर said, comma in middle comma, how beautiful the rain it is। ये इस तरीके से दिया हुआ है, हाउ द फादर सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इट इज। अब इसको हमको चेंज करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा द फादर exclaimed that। अब हाउ ब्यूटीफुल आपको चेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ाया गया था कि चेंज ऑफ सेंटेंस में क्या करते हैं कि इस एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते हैं, तो जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इट इज वेरी ब्यूटीफुल रेन। क्या हो जाएगा इट इज वेरी ब्यूटीफुल रेन। तो जब इट को चेंज करेंगे तो इट हमारा क्या है, इट हमारा है थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, इसलिए इट वाज हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। इट वाज ए वेरी beautiful rain। It was a very beautiful rain। तो बच्चों ये इस तरीके से WH वाले शुरू होते हैं, ये W या S से शुरू होते हैं वाक्य, तो वहां पे हम इस तरीके से चेंज करते हैं। और जैसे हम इसको बदलते हैं द टीचर सेड, comma in middle comma, what a grand sight it is। ये द टीचर सेड व्हाट ए ग्रैंड साइट इट इज। तो इस तरीके से ये हम चेंज करेंगे, ये भी वही हो जाएगा द टीचर exclaimed that it was a very grand sight। It was a very grand sight। तो ये इस तरीके से हम चेंज करते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट इसका बचता है, लास्ट नियम को हम बताएंगे। एक सेंटेंस और रह जाता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कभी कभी वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के भी होते हैं,
तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी इसी प्रकार से भावानुसार बदला जाता है। तो जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कर्ष का, कभी वरदान का, कभी अभिशाप का भाव देता है, तो इसके जो सेट को बदलते हैं वो भावानुसार बदलते हैं। सेट को भावानुसार हम कर्ष्ट है, विष्ट है, प्रेड आदि में हम बदलते हैं। और इसमें भी कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य प्रायः में से शुरू होते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि इसमें वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, द हर्मिट सेड कामा इनवर्टेड कामा may all go to hell। ये इस तरीके से may all go to hell, तुम सभी नरक में जाओ। यहाँ पे साधु ने कहा कि may all go to hell, तुम सब नरक में जाओ। तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य नहीं है बल्कि ऑप्टेटिव वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा भाव दे रहा है कि तुम सब नरक में जाओ। इसका मतलब वो अभिशाप दे रहा है साधु। तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। तो जब इसको बदलेंगे तो द हर्मिट कर्स्ट माने अभिशाप, कर्स्ट और कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब इस वाले वाक्य को असर्टिव बना देंगे, यानी मे ऑल गो टू को ऑल मे गो टू हेल हो जाएगा। इस तरीके से ऑल मे को माइट में बदल देंगे, पास्ट में ऑल माइट गो टू हेल, तो बन जाएगा द हर्मिट कर्स्ड दैट ऑल मे गो टू हेल। नाउ वी सेकंड सेंटेंस है, इसमें देखेंगे कि द फादर सेड कामा इनवर्टेड कामा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरीके से मैं आप दीर्घजीवी हो, आपकी लंबी उम्र हो, इस तरीके से पिता का आशीर्वाद है। तो जब आशीर्वाद होता है तो विष्ट की बात करते हैं, यानी हम इसको जब चेंज करेंगे तो फादर विष्ट दैट यू में लिव लॉन्ग हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ही भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, ही या आई भी लिख सकते हैं। माइट लिव लॉन्ग। तो बच्चों, ये इस तरीके से आपका हम भावानुसार बदलते हैं। अगर ये होता ही, आप और एक ले लीजिएगा, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा गॉड may God give you a son। ये may God give you a son, तो यहाँ पे इसने, इसका मतलब उसमें मुझे
जो है ईश्वर से प्रार्थना करने की बात कही तो लिखेंगे ही प्रेड टू मी। अब यहाँ पे दैट गॉड माइट गिव यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी आएगा, मी ए सन। तो ये इस तरीके से बच्चों आज की क्लास यहीं तक। अब इससे संबंधित एक्सरसाइज आपके बुक में दी गई होगी, सभी बच्चे अपनी ग्रामर की बुक से इसको हल करेंगे और जो परेशानी हो वो आप उसमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।